नमस्कार दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर रहने वाली है आज की क्लास। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी, जो एआरटी के बारे में बात कर ली थी हमने, असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्निक, यानी ऐसी तकनीकें जो निसंतानता के इलाज में काम आती हैं। असिस्टिव का मतलब ऐसी तकनीकें जो निसंतानता के काम में क्या आती हैं, उसके उपचार में काम आने वाली जो तकनीक है एआरटी, उसके बारे में हम बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कि एआरटी के जो टाइप्स हैं वो एआरटी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, वही सहायक प्रजनन तकनीक है। तो अब जो क्लास है वो शेयर कर देना पहले तो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। देखो, अगर हम बात करें तो एआरटी के अंदर जो आपके एआरटी होती है, एआरटी को बोलते हैं असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्निक। असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्निक का मतलब होता है सहायक प्रजनन तकनीक। अब सहायक प्रजनन तकनीकें में कौन सी आएगी, हम बात करेंगे आज आईवीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। व्हाट इज आईवीएफ? देखो, आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछता है। पहली बात तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछ लेता है। आईवीएफ के अंदर हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ही, जो आपके कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आईवीएफ होता है, आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है, इन विट्रा फर्टिलाइजेशन, इसमें सर यानी विट्रा का मतलब क्या होता है? तो विट्रा का मतलब होता है एक कांच का इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम फर्टिलाइजेशन वगैरह करते हैं। तो इस विट्रा का मतलब होता है कोई कांच का कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ, जैसे टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी पोर्ट हो सकता है। तो आईवीएफ का अगर पूरा नाम बात करें फुल फॉर्म की, तो इसका हो जाता है इन विट्रा फर्टिलाइजेशन इन विट्रा फर्टिलाइजेशन। ये किसका हो जाएगा? आईवीएफ का पूरा नाम। क्या इसको हाँ अंतः निषेचन बोल सकते हैं इसको ना, अंतः निषेचन। और इसमें विट्रा का मतलब क्या होगा? विट्रा का मतलब होगा दोस्तों कांच का पात्र, यानी कोई ऐसा पात्र जो किसका बना हो, कांच, उसको बोलते हैं विट्रा। तो ये चीज समझ आ गई। हाँ, क्योंकि इसमें जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना आईवीएफ के अंदर, वो सारे इंस्ट्रूमेंट कांच के बने होते हैं, ठीक है, ग्लास के, कांच के बने होते हैं। तो विट्रा का मतलब यही है, कांच। अब टाइप के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसके टाइप कितने होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईवीएफ, तो इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 3। मैं लिख रहा हूं एक बार तो, GIFT, एक होगा GIFT, एक हो जाएगा आपके ZIFT, और एक हो जाएगा आपके ICSI। क्यों 3 हो गए? एक हो गया आपके GIFT, एक हो गया ZIFT, और एक हो गया ICSI। ये 3 टेक्निक हैं, 3 टेक्नोलॉजी हैं अब आईपीएफ के अंदर, यानी आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है इसके 3 पार्ट, 3 टाइप हैं। उसके बारे में बात कर ली हमने। देखो, जो आईवीएफ करते टाइम जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास चॉइस होती है। आईवीएफ करते टाइम डॉक्टर के पास चॉइस होती है कि वो ZIFT करेगा या GIFT करेगा। वो ZIFT भी कर सकता है और GIFT भी कर सकता है, क्योंकि इन दोनों को करते समय डॉक्टर ये देखता है कि जो या तो GIFT या ZIFT को करते समय डॉक्टर ये देखता है कि रोगी की एज क्या है, यानी जो पेशेंट है उसकी एज क्या है। फिर स्पर्म की एक्टिविटी चेक करता है कि स्पर्म में एक्टिविटी है या नहीं है, मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हेल्थी स्पर्म है या नहीं है। या फिर जो आपके एग यानी अंडाणु होता है, ओवा, उसकी कंडीशन चेक करता है। तो डॉक्टर के पास चॉइस होती है, वो ZIFT भी कर सकता है और GIFT भी कर सकता है।
तो अलग अलग केस में अलग अलग डॉक्टर की चॉइस अलग अलग हो सकती है। आईवीएफ के केस में, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के अंदर डॉक्टर के पास चॉइस होती है, वो कुछ भी कर सकता है, जीआईएफटी भी कर सकता है, जेडआईएफटी भी कर सकता है। वो आईवीएफ करते समय ये देखता है, एक तो रोगी की एज देखता है, दूसरी स्पर्म की एक्टिविटी देखेगा और एग की कंडीशन देखेगा। यहां तक बात क्लियर है? तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग केस के अंदर अलग अलग क्या रखते हैं, चॉइस रखते हैं, वो बात की बात है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पे। तो जैसे क्या जीआईएफटी का पूरा नाम जेड, गैमेट और जाइगोट, नाम सुना है ना, पढ़े हैं ना, इसको पढ़ाया था मैंने रिप्रोडक्शन के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। हाँ, जो स्पर्म होता है, हाँ, वो मेल गैमेट। करें बात इस पे, चलो बता देते हैं अभी। देखो, जो स्पर्म होगा, जो स्पर्म होता है वो क्या होगा, मेल गैमेट होगा। क्या होगा, मेल गैमेट होगा। मेल गैमेट मतलब नर युग्मक, नर युग्मक। और जो ओवम होगा, ओवम होगा या इसको एग या ओवा, तो ओवम होगा वो, या वो क्या होगा आपके, यानी अंडाणु होगा, जो क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा, यानी मादा युग्मक। आ गई लाइन, आ गई लाइन क्लियर? जो मेल होता है मेल गैमेट, और जब फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, ये दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, ये दोनों मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता क्या है, इन दोनों के मिलने से बनता है क्या, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज, जाइगोट। देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। अब समझ आ गया? वहां जेडआईएफटी का मतलब है जाइगोट यूज कर रहे हैं, और जीआईएफटी के अंदर गैमेट यूज कर रहे हैं। आ गई ना बात क्लियर? तो चलते हैं वापिस, पीछे आओ। अब जो जीआईएफटी होता है, जीआईएफटी के बारे में हम बात करें तो जीआईएफटी का पूरा नाम होता है दोस्तों जीआईएफटी। जीआईएफटी का अभी आ गया ना, गैमेट की, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, गैमेट की बात कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगा गैमेट। क्या होगा, गैमेट इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, एप मतलब फैलोपियन, फैलोपियन, टी मतलब ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या होगा, डॉक्टर क्या करेगा, देखो जीआईएफटी, जेडआईएफटी और आपके आईसीएसआई, ये आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं। अब जो अगर डॉक्टर जीआईएफटी कर रहा है, ठीक है, तो जीआईएफटी में क्या होगा, एक तो हम लेंगे मेल गैमेट यानी पुरुष से शुक्राणु, और उस एक लेंगे फीमेल गैमेट यानी महिला से अंडाणु। उन दोनों गैमेट को एक लेंगे क्या, टेस्ट ट्यूब यानी कांच का पात्र लेंगे। क्या लेंगे अपन, एक कांच का पात्र लेंगे, इसके अंदर डाल दिया मैंने फीमेल गैमेट यानी मैंने डाल दिया ओवम यानी अंडाणु, और इसके अंदर डाल दिया मैंने क्या, शुक्राणु यानी स्पर्म डाल दिए। क्या डाल दिए, स्पर्म। और ऐसे ऐसे करके इसको मिलाया, हिलाकर मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, और मिलाने के बाद डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, मतलब इनका हमने वेट नहीं किया कि फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बने, सीधा हमने मेल और फीमेल गैमेट को आपस में मिलाकर डायरेक्ट किस में भेज दिया, हमने कर दिया ट्रांसफर किसके अंदर, देखो इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी अंडवाहिनी के अंदर, किसको ट्रांसफर कर दिया हमने, गैमेट को, यानी फीमेल और मेल के गैमेट को किसके अंदर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को, इस विधि को, इस मेथड को क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, जीआईएफटी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हमने क्या किया, एक तो मेल गैमेट लिया यानी ये शुक्राणु लिए, स्पर्म, और एक हमने क्या लिया, अंडाणु यानी फीमेल गैमेट लिया। दोनों को एक कांच के पात्र में यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिलाया, और बिना हमने वेट किए किसका, फर्टिलाइजेशन का और जाइगोट बनने का, बिना जाइगोट बने हमने क्या कर दिया, उनको गैमेट सहित उनको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, किसके अंदर किया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, हम
यहां तक क्लियर लाइन? आगे चले हम, जैसे जी में गैमेट का समझ आ गया, जीआईएफटी का, वही ईजी है किसका, जेडआईएफटी का। देखो अब मेल और फीमेल गैमेट मिलने से क्या फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन रहा था, जाइगोट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो अगली जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अगली जो विधि आ रही है आईवीएफ टेक्नोलॉजी का, अगला जो टाइप आ रहा है वो कौन सा है आपके, जेडआईएफटी। कौन सा है दोस्तों, जेडआईएफटी। कौन सा है, जेडआईएफटी। जेडआईएफटी में क्या बोलेंगे, क्या होगा इसमें, देखो जेडआईएफटी का मतलब होगा जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट। फिर नीचे लिखू, थोड़ा नहीं दिख रहा क्या, जेडआईएफटी। जेडआईएफटी में जेड का मतलब होगा जाइगोट, आई का मतलब होगा इंट्रा, और एफ का मतलब होगा फेलोपियन, और टी का मतलब होगा ट्रांसफर। जाइगोट, इंट्रा, फेलोपियन, ट्रांसफर। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे मेल का क्या, स्पर्म लेंगे, और फीमेल का क्या लेंगे, ओवम यानी एग लेंगे। दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाएंगे और हम वेट करेंगे उनके फर्टिलाइजेशन होने का। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनने तक का हम वेट करेंगे, और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर देंगे, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब बात यहां से आएगी, इसमें स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में निषेचित कर लेंगे यानी फर्टिलाइज कर लेंगे, और वहां डालने के लिए एक विधि काम आती है, यानी महिला की यानी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। तो एक मेथड यहां पर एक काम आती है जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक। एक मेथड काम आती है जिसका नाम है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक से समझ लो कि दूरबीन से इलाज। कैसे, दूरबीन से ऑपरेशन, दूरबीन से इलाज, इसमें ये होता है। ठीक है, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें दूरबीन वाला इलाज, जो अपन गांव में बोलते हैं ना, दूरबीन से इलाज करवाया, दूरबीन लेजर वाला, तो लेप्रोस्कोपिक का मतलब ये है। तो इसमें जो एक विधि यूज की जाती है, जब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को जब ट्रांसफर कराया जाता है तो वहां पर एक विधि काम में ली जाती है, एक मेथड काम में ली जाती है जिसका नाम है लेप्रोस्कोपिक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चले, अब कौन सी आ जाती है आपके, आईसीएसआई। कौन सी आ जाती है, आईसीएसआई। अब देख लो आईसीएसआई है कौन सी टेक्निक। तीसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो सॉरी आईवीएफ टेक्नोलॉजी का तीसरा टाइप आ जाता है आपके आईसीएसआई। व्हाट इज आईसीएसआई? तो आईसीएसआई का फुल फॉर्म याद रख लेना। आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अंत है कोशिका द्रव शुक्राणु इंजेक्शन। समझ आया? आईसीएसआई का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस विधि में जो पेशेंट कपल होता है ना, तो रोगी जोड़ा होता है, उसमें फीमेल का एग लेते हैं। क्या लेते हैं? फीमेल का एग लेते हैं, और फिर इसमें एक माइक्रो नीडल से यानी एक बहुत सूक्ष्म सुई से एक इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, और उस सुई के अंदर भर लेते हैं क्या, अपन शुक्राणु यानी स्पर्म भर लेते हैं, और एग में डाल देते हैं, यानी जो अंडाणु है उसमें डाल देते हैं, और उसकी किस में, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। हमको पता है अंडाणु क्या है, एक सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर जो ये भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, यही क्या है आपके साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या है, एन, क्या है, एन, और एन एन जब मिलते हैं तो 2n, यानी स्पर्म एन है, अंडाणु यानी आपके ओवा क्या है, एन है। जब एन एन मिलेंगे तो 2n होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर धन बनेगा। आगे देखो, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें माइक्रोनीडल से क्या डाल दिया, स्पर्म डाल दिया। वो स्पर्म डालेंगे जो निकम्मे स्पर्म होंगे,
है तो स्पर्म, लेकिन निकम में वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पा रहे, जो एग की जो 2 लेयर होती हैं उनको तोड़ नहीं पा रहे, अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जब अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये मेथड स्पर्म में एक्टिविटी कम होगी तब करते हैं, जब स्पर्म में क्या हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है तब करते हैं। देखो आगे कैसे। ये अंडाणु है ना, ये क्या है, अंडाणु। इस अंडाणु की ये जो लिखा हुआ है देखो, एग साइटोप्लाज्म, यानी ये जो बन रही है ये तो है आपके माइक्रोनीडल, और इसके अंदर ये ब्लैक दिख रहा है वो है आपके शुक्राणु यानी स्पर्म। इसको एक माइक्रोनीडल के द्वारा किसके अंदर भेजा जा रहा है, जो आपकी क्या है, कौन, अंडाणु कोशिका, उस अंडाणु कोशिका की साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। इसी को बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये कब की जाती है, ये तकनीक कब प्रयोग की जाती है, जब स्पर्म की एक्टिविटी क्या हो, कम हो, वो कम मूवमेंट दिखाए, ठीक है, कम शक्तिशाली हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है ICSI का। देखो अगर हम बात कर लेते हैं तो नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं पुरुष की बात कर रहा हूं यानी मेल की बात कर रहा हूं, और मेल भी कैसा, हेल्दी मेल, कैसा, स्वस्थ पुरुष की अगर मैं बात करूं तो एक हेल्दी मेल एक बार में 5 ml वीर्य डालता है। एक मतलब पुरुष होता है, स्वस्थ पुरुष यानी हेल्दी मेल, वो एक बार में 5 ml वीर्य निकालता है, यानी सीमन निकालता है। और इस 5 ml में से 1 ml क्या, 1 ml वीर्य में 20 मिलियन से 200 मिलियन 30 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म, यानी क्या होंगे, आपके शुक्राणु होते हैं। एक पुरुष एक बार में 5 ml वीर्य सर्जित करता है, निकालता है। उस 5 ml में से 1 ml वीर्य के अंदर 20 लाख से यानी 20 मिलियन से 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ये तो हो गई एक स्वस्थ पुरुष की बात। अब कभी कभी इनमें हमको इन शुक्राणु में समस्याएं देखने को मिल जाती है। इन शुक्राणु में क्या देखने को मिल जाती है, हमको समस्याएं देखने को मिल जाती है। देखो 2 टाइप की समस्या होती है। फीमेल के अंदर 4-5 तरह की है, अभी पुरुष के लेकर चले तो अगर स्पर्म से रिलेटेड है तो 2 टाइप की समस्या देखने को मिलती है। पहली आ जाएगी आपके एजुस्पर्मिया। कौन सी आ जाएगी, एजुस्पर्मिया। कौन सी आ जाएगी, एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया का मतलब क्या है, एजुस्पर्मिया का मतलब है भाई स्पर्म तो है 20 लाख से 20 मिलियन से 200 मिलियन तक, लेकिन अगर हेल्दी स्पर्म की बात हो, कैसी बात हो, अगर हेल्दी स्पर्म की बात हो तो हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी स्पर्म शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा, हेल्दी स्पर्म यानी स्वस्थ शुक्राणु, स्वस्थ शुक्राणु क्या हो जाएंगे, 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, लगभग शून्य होते हैं हेल्दी स्पर्म। तो इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को कह देते हैं आपके एजुस्पर्मिया। दूसरी होती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया में क्या होते हैं, स्वस्थ जो शुक्राणु होते हैं ना, स्वस्थ शुक्राणु की जो संख्या होती है ना, हेल्दी स्पर्म काउंट, तो इसकी संख्या कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को या इस प्रॉब्लम को क्या बोल देते हैं आपके, ओलिगोस्पर्मिया। मेल के अंदर 2 तरह की समस्या देखने को मिलती है स्पर्म से रिलेटेड। एक होती है आपके एजुस्पर्मिया, यानी जो हेल्दी स्पर्म काउंट है, हेल्दी स्पर्म काउंट वो 0 हो जाता है, शून्य। और दूसरा ओलिगोस्पर्मिया, इसमें जो हेल्दी स्पर्म है, हेल्दी स्पर्म काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी मेल को एजुस्पर्मिया हो जाएगा, या जब भी किसी मेल को एजुस्पर्मिया होगा, तो इस स्थिति में उसे तो स्पर्म है वो किसी दूसरे से लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसे स्पर्म किससे लेना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से लेना पड़ेगा जिसकी
पुरुष से लेना पड़ेगा, यानी स्पर्म डोनर से स्पर्म लेना पड़ेगा। नाम सुना होगा आपने, विकी डोनर, एक मूवी थी विकी डोनर। तो वो है वो एंजियोस्पर्मिया केस पर ही है, ठीक है। उन्होंने भी वो डोनर अपना स्पर्म डोनेट किया था। डोनर की जो मूवी थी, डोनर जो नाम से मूवी है, वो एंजियोस्पर्मिया के केस पर ही है। क्या समझ आई? अब ओलिगोस्पर्मिया वालों को आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी। एंजियोस्पर्मिया के अंदर नहीं करेगी, लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी किसके अंदर हेल्प करेगी? ओलिगोस्पर्मिया वाले जो पेशेंट हैं जिनमें हेल्दी स्पर्म काउंट क्या है, कम है, उनके लिए उनके लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या करेगी? हेल्प करेगी। यहां तक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी की, यानी आईवीएफ वाले जो बच्चे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ। तो पहले तो विश्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो विश्व का, यानी विश्व का प्रथम आईवीएफ बेबी बोलो, आईवीएफ बोलो या टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम था वो कौन था? लुइस जोए ब्राउन। और ध्यान रखना ये लड़की थी दोस्तों, क्या थी? लड़की, गर्ल्स थी, लुइस जोए ब्राउन। और इनका जन्म हुआ था कब? 25 जुलाई 1978 में। कहा हुआ था ये भी ध्यान रखना, यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ना कि उत्तराखंड वाला, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यानी कहां पर हुआ था? यूके, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 में। नाम क्या है? लुइस जोए ब्राउन। और जो क्या है? लड़की है। और विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जन्मा पहला बच्चा कौन है? लुइस जोए ब्राउन। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन यहां से एक और रेडी होता है कि भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा होगा फिर? तो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो विश्व की बात कर ली, अब कर रहे हैं पर भारत की। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है कानुप्रिया अग्रवाल। कौन है? कानुप्रिया अग्रवाल। इनका दूसरा नाम है दुर्गा अग्रवाल। क्या है? दुर्गा अग्रवाल। और ये कहां की है? ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है दोस्तों। और यहां से 2-3 क्वेश्चन और पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इनका केस था वो विवादित केस था कानुप्रिया अग्रवाल का। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी। और बात करें तो विश्व की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? कानुप्रिया अग्रवाल। देखो विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी तो कौन है? लुइस जोए ब्राउन, जो यूनाइटेड किंगडम का है। और अब बात करें विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी तो लुइस जोए ब्राउन, और विश्व का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? आपके कानुप्रिया अग्रवाल। लेकिन अगर बात करें भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो भी कौन है? कानुप्रिया अग्रवाल। ये रही, देखो ये जो है ये है कानुप्रिया अग्रवाल। कौन है? कानुप्रिया अग्रवाल, जिनका नाम क्या है? दूसरा अभी बोला था दुर्गा। क्या नाम है इनका? दुर्गा। और कहां की है? कहां जन्मी है? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में। कब? तो जो ये कानुप्रिया अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो दिसंबर 1978 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1978 में। यानी कि लुइस जोए ब्राउन जब दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना, तो उसके 4-5 महीने के बाद हमने भारत में भी हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार हो गया था। लेकिन इनको ये जो डॉक्टर थे इनके, जो उन्होंने कानुप्रिया अग्रवाल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ये वो है आपके कौन? वो हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। अब इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन हो गया? आपके कानुप्रिया अग्रवाल। देखो इनका जो केस था ये विवादित था, क्योंकि इनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, वो भी वेस्ट बंगाल के थे। और वहां के कलेक्टर, वेस्ट बंगाल के कलेक्टर और उनकी सरकार के साथ कुछ इनका विवाद चल रहा था। और उस विवाद के चलते हुए इनके साथ बहुत बुरा हुआ कि एक भारत के एक होनहार और एक
ब्रिलियंट आदमी को जान देनी पड़ी, इतने डिप्रेशन में आ गए उनकी सरकार के ईगो के चक्कर में। एक डॉक्टर को क्या देनी पड़ी, जान, जिनके ऊपर एक मूवी का भी नाम था, एक मूवी है जो उनके फिल्म निर्माता डायरेक्टर हैं तपन, एक डॉक्टर की मौत, मूवी का ये नाम था। तो देखो कैसे होता है ना, एक सरकार के ईगो के चक्कर में कितना बड़ा हमने वैज्ञानिक एक डॉक्टर खोया, कितना ब्रिलियंट, जिसने विश्व का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण किया भारत के अंदर, और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम है कानुप्रिया अग्रवाल। अब बात कर लेते हैं, तो अब जो दूसरी दिख रही है ना, ये है आपके हर्षा। ये कौन है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके हर्षा, ये है आपके हर्षा, यानी भारत की पहली प्रमाणिक अगर पूछे या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे तो वो कौन हो जाएंगे, आपके हर्षा। और हर्षा आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, वर्तमान में तेलंगाना, ठीक है। तो ये भारत की, वैसे तो दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी अगर पूछा जाए कि भारत की पहली प्रमाणिक या मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके हर्षा। और इनके डॉक्टर थे डॉक्टर टीसी आनंद कुमार। कौन थे, डॉक्टर टीसी आनंद कुमार डॉक्टर थे। और जो टीसी आनंद कुमार थे वो उनको एक उपाधि भी प्राप्त है, एक वो आपके क्या नाम है उनका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डायरेक्टर थे। कौन, डॉक्टर टीसी आनंद कुमार। कौन, कि टेस्ट ट्यूब बेबी, अच्छा लड़की ही होती है, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी लड़की ही हो, लड़के भी हो सकते हैं। और कुछ, हाँ अगर पूछा जाए कि विश्व का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो लड़का है लड़की है, तो क्या आ जाएगा आंसर में, लड़की थी। लुइस जॉय ब्राउन अभी बता दिया, स्कॉटलैंड इंग्लैंड, 25 जुलाई 1978 में। उसी के 4-5 महीने बाद भारत में, यानी भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। और अगर बात करें विश्व का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी, तो कानुप्रिया अग्रवाल, वेस्ट बंगाल में, 19 दिसंबर 1978 में। हाँ, इनके डॉक्टर का नाम याद रख लेना, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और दूसरा नाम इनका याद रख लेना, क्या है, दुर्गा। और यह है हमारी भारत की पहली मान्यता प्राप्त या प्रमाणिक टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनका नाम है हर्षा। और ये कहाँ की है, इनका पहले तो आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में क्या है, तेलंगाना। लेकिन डॉक्टर, इनका डॉक्टर का नाम क्या है, इनके डॉक्टर का, डॉक्टर टीसी आनंद कुमार है, ये ध्यान रखना। और ये किसके डायरेक्टर थे, किसके डायरेक्टर रह चुके हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो भारत की एक संस्था है। यहां तक हो गया। और कुछ क्वेरी, बच्चे टेस्ट ट्यूब से ट्विंस बच्चे हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल ट्विंस बच्चे हो सकते हैं, ट्विंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो बताते हैं कैसे। अब एक प्रोसेस होती है, देखो दोस्तों, ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन। ओवेरियन मतलब ओवेरी यानी अंडाशय, हाइपर मतलब ज्यादा, तेज, अधिक, स्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, यानी अब ओवेरी को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एक मेथड होती है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। अब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में होता क्या है कि अंडाशय को अति उत्तेजित करने के लिए, यानी ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट करने के लिए, हाइपर एक्साइट करने के लिए, ठीक है, तो करके एक से ज्यादा अंडाणु निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय को ज्यादा उत्तेजित करके एक से ज्यादा अंडाणु निकालते हैं। क्यों निकालते हैं उसका भी रीजन मैं बता दूंगा, क्यों निकालते हैं। देखो अंडाशय को क्या करते हैं, यानी ओवेरी होती है, जो फीमेल की ओवेरी होती है, उसको देखो, जो भगवान ने जो फीमेल की बॉडी का मैकेनिज्म फिट किया है वो हमको ऐसा है, पता है, देखो जानते हो कि हर महीने एक एग निकलेगा, यानी फीमेल की ओवेरी से यानी अंडाशय से हर महीने एक ही एग निकलेगा, ठीक है, ऐसे फिट मैकेनिज्म फिक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको एक से ज्यादा एग चाहिए,
तो ज्यादा एग चाहिए तो हमको क्या लगाने पड़ेंगे, ओवेरियन हाइपर सॉरी आपको क्या करना पड़ेगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, यानी ओवेरी में उत्तेजना पैदा करने के लिए, ज्यादा उत्तेजना पैदा करने के लिए, जिससे एक से ज्यादा अंडाणु बाहर निकल सके, बन सके, उसके लिए हार्मोन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, यानी हार्मोन चेंज करने, हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे इनको, किसको, फीमेल को। तो ये फीमेल हो गई, हमने क्या दिए, हार्मोन के इंजेक्शन। हम फीमेल की ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट करने के लिए हमने क्या दिए, हार्मोन के इंजेक्शन दिए। अब हार्मोन के इंजेक्शन दिए, इसकी ओवेरी हाइपर स्टिमुलेशन हो गई, तो हमने क्या करवाई, डॉक्टर ने क्या करवाई, सोनोग्राफी। क्या करवाई, सोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि एग बना या नहीं बना, एग आया या नहीं आया, तो उसका पता चल जाएगा। फिर अब यूज करेंगे क्या, IVF प्रोसीड्यूर, यानी अब IVF प्रोसीजर अपन करेंगे। पहले यानी IVF करने से पहले फीमेल की ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट किया जाता है, हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर आपकी उनकी सोनोग्राफी कराई जाती है, फिर पता चलता है कि हाँ भाई आपके सोनोग्राफी में अंडाणु बन गया है। फिर उसका मंथली सर्किल देखा जाता है, टाइम पीरियड देखा जाता है, यानी ओव्यूलेशन पीरियड देखा जाता है, फिर उस हिसाब से डॉक्टर उसको बुलाता है। आगे हम बात करें खर्चा। खर्चा इस पर आता है 2 लाख रुपए का, लगभग 2 लाख रुपए का, मतलब दवाई, जांच, टेस्ट वगैरह सहित 2 लाख रुपए का खर्चा आता है इसमें। खर्चा लिख लेना, 2 लाख खर्चा, इस तकनीक में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है लगभग। हाँ, दवाई वगैरह सब कुछ मिला करके। फेल होने के चांस, फेल हो जाने के चांस 50-50 है। क्या है, फेल होने के चांस 50-50 है। देखो, एक तो फीमेल की एज पे भी डिपेंड करता है। 35 के बाद जैसे जैसे 35 से ऊपर एज बढ़ती जाती है, यानी 35 से पहले तो 50-50 है, 35 के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फेल होने के चांस हो जाएंगे 60% और पास होने के चांस हो जाएंगे आपके 40%। फिर जैसे एज बढ़ेगी तो आपके 70% फेल होने के चांस और 30% पास होने के चांस। मतलब जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हाँ, पास होने की दर घटती जाएगी। और एक जब टाइम पीरियड आता है मेनार्की, सॉरी आपके मिनोपोज, ठीक है, रजोनिवृत्ति, उसके बाद तो शून्य हो जाती है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, अंडाणु नहीं बनेगा, टाइम ही मतलब पीरियड ही नहीं आएंगे, तो बच्चा नहीं बनेगा, क्यों, अंडाणु नहीं बनेगा ना उस टाइम, तो उस टाइम तो 0 हो जाती है, 100% चांस है फेल होने के। हाँ, बिल्कुल अंडाणु, हाँ, ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट कर दिया, हाइपर स्टिमुलेट करने के बाद एक से ज्यादा अंडे निकालते हैं डॉक्टर। क्यों, देखो, एक तो आप एक मान के चलो एक पेशेंट है और उसने एक ही अंडा, मतलब एक ही अंडाणु निकाला डॉक्टर ने, और जरूरी है क्या वो फर्टिलाइज हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, 3-4 अंडाणु एक साथ निकाल लेता है, कई सारे पोब लगाता है ना, पोब लगाने से वो क्या लेगा, उसमें से अंडाणु बाहर निकाल लेगा, 4-5 उनको केस में डाल देगा, फैलोपियन उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और शुक्राणु से फर्टिलाइज करवा देगा। फर्टिलाइज होने के बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो उसको किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, फैलोपियन ट्यूब में, किसके द्वारा, लेप्रोस्कोपिक मेथड यूज करके। अब अगर मान के चलो जो 4 अंडाणु हैं, यानी 4 एग हैं, किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, फीमेल के अंदर, और मान के चलो चारों ही बच्चे लग गए, तो चारों ही फर्टाइल हो गए, चारों ही जाइगोट, चारों ही एम्ब्रो बन गए, तो 4 बच्चे लग गए। हो सकता है कि 4 में से एक खराब हो जाए, 3 मतलब एक फर्टिलाइज नहीं हो, और फर्टिलाइज 3 बच्चे लग गए। हो सकता है कि 2 फर्टिलाइज नहीं हुए, 2 फर्टिलाइज हुए हो, तो ट्विंस बेबी हो सकते हैं। अगर मान के चलो कि दोनों 3 फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक फर्टिलाइज हुआ हो, तो एक बच्चा हो सकता है। मतलब इसमें फेल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर ज्यादा ले लेता है अंडाणु, और इसमें खर्चा भी फिर बच जाता है। अब मान के चलो अब हमने कराया और फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग मतलब फर्टाइल नहीं हुआ और जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बना, तो फिर दोबारा खर्चा। इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि 2 से 1 से ज्यादा अंडाणु ले लेता है फीमेल के। फिर जैसे 2 अंडाणु फर्टाइल हो गए तो 2 बच्चे बन जाते हैं, 3 अंडाणु हो गए तो 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। जरूरी नहीं है इसमें लड़की पैदा हो, लड़के भी पैदा होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो मैं बोल रहा हूं ना, आपके पास में बैठा हुआ बच्चा भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जयपुर में एक डॉक्टर थे,
उन्होंने एक पार्टी रखी थी, महिला डॉक्टर थी, उन्होंने पार्टी रखी थी और उस पार्टी के अंदर ऐसे पता नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर वगैरह गए तो उन्होंने पूछा कि ये 5,000 5K का मतलब क्या है। केक पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में 5K। तो जब केक वेक खा लिया, बट गया, सारी चीजें हो गई, तो अब सब फिर उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा कि ये 5K का मतलब क्या है, 5,000 का मतलब क्या है। तो वो डॉक्टर बोली कि मैंने 5,000वां IVF केस सक्सेसफुली पूरा किया है। सोच के देखो, एक डॉक्टर उस शहर में, एक डॉक्टर, और वहां मतलब 15-20 डॉक्टर हैं ऐसे ही उसी के वहीं अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर। जब एक डॉक्टर 5,000 टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुली पूरा कर रहा है तो सोच के देखो फिर कितने। तो मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी घूम रहे हैं और ज्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी में ट्विंस होते हैं। आ गई यहां तक की क्लास समझ? कौन सा? IUI? अच्छा, IUI वो वाला तो करा दिया था शायद, ART के अंदर जब करवाई थी आपके, नहीं कराया था? चलो देख लो। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय, हिंदी में अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन बोलते हैं इसको, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब है कि जब मेल, जो पुरुष होता है, मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर अपना जो सीमन होता है, वीर्य, उसको फीमेल की वेजिना के अंदर छोड़ता है, सीक्रेट करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है मेल फीमेल की वेजिना के अंदर अपना स्पर्म छोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब IUI में 3 स्टेप होती हैं। इसकी कितनी स्टेप होती हैं? 3 स्टेप होती हैं, ठीक है। पहली स्टेप में तो क्या होगा? पहली स्टेप इसमें तो वही ओवेरियन को क्या करो, ओवेरियन, पहली स्टेज में तो वही आ जाएगा आपके, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, पहली स्टेप तो होगी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, यानी ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेट कर दो जिससे एक से ज्यादा एग निकाल सके। दूसरा होगा आपके मेल से स्पर्म लेंगे। दूसरी स्टेप में क्या होगा? मेल से क्या लेंगे? मेल से स्पर्म लेंगे, शुक्राणु लेंगे। अब थर्ड स्टेप में होगा स्पर्म की, सीमन से स्पर्म की क्या होंगी? हाँ सॉरी, मेल से क्या लेंगे आपके? सीमन लेंगे। क्या लेंगे? सीमन लेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? सीमन से स्पर्म वाशिंग होगी। क्या करेंगे? स्पर्म वाशिंग, यानी जो इस सीमन के अंदर स्पर्म है, उस स्पर्म के साथ साथ और भी जो कचरा वचरा है, वो फालतू की चीजें, उसको बाहर कर देंगे। सिर्फ अपन क्या लेंगे? सिर्फ स्पर्म वाशिंग, यानी अच्छे स्पर्म लेंगे जिनमें एक्टिविटी अच्छी हो और अच्छा हो, ठीक है, कमीना ना हो कि वो एग को फर्टाइल ना कर पाए, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म वाशिंग को क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ स्पर्म, यानी अब स्पर्म को उपचारित करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। फिर एक हेल्दी स्पर्म अलग कर लेंगे, इसमें से क्या कर लेंगे? हेल्दी स्पर्म को अलग कर लेंगे, यानी और बाकी को, मतलब हेल्दी स्पर्म रख लेंगे और बाकी को हटा देंगे। हटाने के बाद अब एक ट्यूब से उपचारित वीर्य को गर्भाशय में डाल देंगे। अब जो ये टेस्टेड, जो ट्रीटमेंट ऑफ स्पर्म किया है, उसके बाद निकले क्या आएगा? जो स्पर्म आएगा वो ट्रीटेड स्पर्म को एक इंजेक्शन में भर लेंगे। किस में भर लेंगे? एक इंजेक्शन में। ये इंजेक्शन हो गया, ठीक है। इस इंजेक्शन के अंदर हम स्पर्म को भर लेंगे ऐसे। ये उपचारित वीर्य है, ठीक है, उपचारित स्पर्म है।
इसको भर लेंगे और एक ट्यूब के द्वारा, अब यहाँ ट्यूब लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, एक इंजेक्शन के आगे ट्यूब लगाएंगे और इस ट्यूब को से फीमेल की, इसके अंदर फीमेल के गर्भाशय यानी जो आपके यूटेरस होता है उसके अंदर भेज देंगे। ये प्रोसेस तब की जाएगी जब नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नेचुरली जो आपके क्या होता है स्पर्म वो एग तक नहीं पहुंच पा रहा है, एग को फर्टाइल नहीं कर पा रहा है, तब IUI यूज की जाती है। हो गई, यहां तक बात समझ आ गई? आगे क्लास करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।